Hello, student. My name is Dr. Lokesh, and I am here to teach you business studies. This is basically for class 12, and the chapter name is Nature and Significance of Management. Because I'm going to start from the chapter 1, and it will help you to understand the concept and the significance of management, how it is important, its a core element, and different aspects of management that we can understand through this chapter. So, first of all, we are discussing about the concept of management. Management is a deliberate process of getting things done through and with others to achieve the organization goal effectively and efficiently. बेसिकली मैनेजमेंट आपको क्या बताता है कि हम किस तरह से दूसरों से काम करवा सकते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं उसको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव कर सके। और हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, मैन है, मटेरियल है, लेबर हैं या अदर कैपिटल्स हैं, उसके थ्रू आप लोगों से काम करवाते हो। और ऑर्गेनाइजेशन गोल का मकसद यही रहता है कि किस तरह से लोगों से काम करवाकर हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 कोर एलिमेंट्स आते हैं जब भी आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट को देखोगे। तो मैनेजमेंट बेसिकली आपकी प्रोसेस, आपकी इफेक्टिवनेस और आपकी एफिशिएंसी को लेकर डील करता है। तो व्हाट इज़ प्रोसेस? इट इज रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन एंड एक्टिविटी परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन, कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज और क्या क्या फंक्शंस करने होते हैं ताकि हम आसानी से काम को कंप्लीट करा सकते हैं, आसानी से चीज़ों को कंप्लीट कर सकें। सेकंड इसमें एलिमेंट आता है इफेक्टिवनेस, that is completing the given activities and achieving the final goal on the time, focusing on strictly on end results. Effectiveness basically क्या करता है कि हम अपने जो फाइनल गोल्स हैं उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ हमें इसमें कंप्लीट करनी पड़ेगी ताकि हम फाइनल एंड रिजल्ट तक आसानी से पहुंच जाएं। इसमें हम टाइम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, भले ही हमारे रिसोर्स लग रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो इफेक्टिवनेस बेसिकली कंसर्न विद द टाइम एंड इट अलाउज द रिसोर्सेज टू बी यूटिलाइज टू कंप्लीट द योर गोल एंड योर एंड रिजल्ट्स। Third one is your efficiencies. Efficiency related with doing the task correctly with the minimum cost and optimal utilization of resources through a cost benefit analysis. इफेक्टिवनेस के अंदर हमने टाइम पर फोकस किया। इफिशिएंसी बेसिकली कनेक्ट होती है कि कम से कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। कम से कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में आपका एफिशिएंसी मैटर करता है। तो 3 कोर एलिमेंट जिसमें आपका प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी शामिल होती है, ये इंक्लूड रहता है। बेसिकली हम जब इन एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को कंपेयर करते हैं, तो इफेक्टिवनेस का मीनिंग होता है फिनिशिंग द गिवन टास्क ऑन टाइम, कि हमें टाइम पर पूरा काम कंप्लीट करना है, इट इज़ रिलेटेड विद द इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी रिलेटेड विद द डूइंग द टास्क विद द मिनिमम कॉस्ट, कि कम से कम कॉस्ट में हमारा ये काम पूरा होना चाहिए। तो जहाँ इफेक्टिवनेस टाइम पर फोकस करती है वहीं एफिशिएंसी कॉस्ट पे फोकस करती है। फोकस किस चीज़ पे रहता है इफेक्टिवनेस के अंदर? ये एंड रिजल्ट या अचीविंग गोल्स पर फोकस करती है। और एफिशिएंसी केस में ये कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस करती है। इसमें इनपुट आउटपुट रेशियो को आप यहाँ पर कंसीडर करते हो। इफेक्टिवनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज ऑब्जेक्टिव टू अचीव द टारगेट वेदर इट इज कंज्यूमिंग मोर रिसोर्सेज, बट इट शुड बी ऑन टाइम। In terms of efficiency, objective is to maximize the profit using the fewer resources, यानी कि कम कॉस्ट लगे और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। इन चीज़ों पर हम यहाँ पर फोकस कर रहे होते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट मस्ट मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू, हाई एफिशिएंसी विदाउट बीइंग इफेक्टिव एंड हाई इफेक्टिवनेस विदाउट एफिशिएंसी लीड्स टू पुअर मैनेजमेंट, कि भाई हमें दोनों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इट मीन्स हमारा कॉस्टिंग हमारी कम लग रही हो, हमारे को रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि हाई इफेक्टिवनेस विदाउट एफिशिएंसी लीड्स टू पुअर मैनेजमेंट। बट अगर हमारा टाइम पर हमारा केवल काम पूरा होने का ही हमारा फोकस रहेगा और हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा लग जाएंगे, तो रिसोर्स की कॉस्ट ज़्यादा होने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है।
तो हमें कॉस्ट इफ़िशिएंसी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इफ़ेक्टिवनेस के। तो हाई इफ़िशिएंसी फोकस करे कि कॉस्ट कम लगे, प्रॉफिट ज़्यादा बने। हाई इफ़ेक्टिवनेस टाइम पर ज़्यादा फोकस करे, भले रिसोर्स ज़्यादा क्यों ना लग जाए। तो हाई इफ़ेक्टिवनेस हमेशा पुअर मैनेजमेंट को डेवलप कर रही होती है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बिहाफ पर आप मैनेजमेंट की नेचर्स को आसानी से समझ सकते हो, या इसके क्या फीचर्स हैं, किस तरह से ये काम करता है उसके बारे में आप जान सकते हो। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दैट मीन्स यूजली जो आपके एफर्ट्स होते हैं, यूजली जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं उसके टुवर्ड्स वर्क करते हैं। तो goal oriented process usually unites individual effort within the organization forward achieving its simple clearly stated और basic goal। तो मैनेजमेंट क्या करता है, जो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स को गोल्स पूरा करने के लिए बोला जाता है ताकि वो आसानी से उन गोल्स को अचीव कर सकें जो पहले से ही डिसाइडेड है, स्टेटेड है और इजी टू अचीवेबल है। सेकंड आता है ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशंस के हर लेवल पे मौजूद है, चाहे आपका टॉप मैनेजमेंट का है, चाहे मिडिल का है, चाहे आपका लोअर मैनेजमेंट का है। हर लेवल पर आपका मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। सो इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अक्रॉस ऑल कंट्रीज थ्रू स्टाइल में वेरी ड्यू टू द कल्चर। मैनेजमेंट का हो सकता है कि भाई इंडिया में आपका कल्चर अलग है ऑर्गेनाइजेशंस का, तो वहाँ पे मैनेजमेंट अलग हो। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर जहाँ जो कंपनीज वर्क कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं, देयर माइट हैव अ डिफरेंट कल्चर एट ऑल। सो बट मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव एंड it is required in all types of organizations and across all the countries. Third point is management is a multi-dimension. Multi-dimension in the sense it includes various complex activities involving three main aspects. First is management of work, second management of people, and third one is management of operation. Why we call it a multi-dimension? Multi-dimension in the sense it include three aspects of managing the activities. First, you have to manage the work. Second, you have to manage the people, because organization not only has to manage the work, they also has to manage the people. Both work and people manage the operations. Operation in sense all the department activities, whether it's related to the marketing, human resource, finance, purchasing. So all these are the different operations, and these are different operations are managed by the management. So management has to focus on the work, management has to focus on the people, and management has to focus on the operation as well. Next point is that connected with the characteristics of management, it's a continuous process. Management is a continuous process. You cannot say that after completing a particular task, management will be finished. No, management will continue each and every functions of the organization. So that's why we call it an organization series of composite but separate functions simultaneously performed by management or all the time. तो मैनेजमेंट जो है स्प्रिंट कभी ख़त्म नहीं होता। मैनेजमेंट लगातार चलता है, हर एक फंक्शन इसका लगातार चलता है। एक पूरा होने के बाद दूसरे फंक्शन में आपको ये आसानी से विज़िबल हो जाता है। तो इसलिए हम इसको कंटिन्यूस प्रोसेस में मानते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट continues at all level of organization and each function of the management or each function of the organization department. तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होती हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो लगातार चलती रहती है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज अ ग्रुप एक्टिविटीज। Group activities has foster the teamwork and the coordinate individual effort towards the common organization goals while helping individual grow। मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो ग्रुप में होती है। अब आप देखते होंगे कि
बहुत सारे लोग एक टीम में काम कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जितने भी एफर्ट्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, गोल के डायरेक्शन में आसानी से वर्क कर सकें। तो जितना ज़्यादा इनका टीम एफर्ट रहेगा, एज मच एज दे हैव अ टीम एफर्ट एंड अ कोऑर्डिनेट बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट और द डिफरेंट पीपल ऑफ द organization, the organization goal easily can be achieved by organization. So this, so the, so this is the reason group activities will continue in this case. So characteristics of management also include the group activity. Next, we moving to the dynamic function. It adapts goals and activities to a constantly changing external environment involving the social, economic, and political factors. Because management is a dynamic function and it definitely adapt its goal, क्योंकि ये अपने गोल्स को लगातार चेंज भी करता है, ये एक्टिविटीज जो इसके पास है वो लगातार ये चेंज भी करता रहता है ताकि इन्वायरमेंट्स में जो भी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर है उसके बिहाफ पर बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट ना आए, और अगर इम्पैक्ट आता भी है तो उसका इम्पैक्ट कम हो. सो एज a dynamic function of management, it adapts the goal and activities to the constantly changing action environment इन्वॉल्विंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर. क्योंकि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, वेन एवर यू हैव अ वर्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कल्चर एंड इट्स एक्टिविटी एंड फंक्शन, it definitely are impacted by the social, economic and political factors. So definitely organization has to adjust its goals and activities as per the social, economic and the political behavior. So that's why the dynamic function works very well in this scenario. So basically we have to consider the characteristics of management in this behalf. Next we are moving to a important characteristics of management, that is an intangible force. You cannot see the management, but it can be applied everywhere. It cannot be physically seen. We are talking about the management cannot be physically seen, but its presence is felt through the orderliness, satisfy people, targets met according to the plan. ये इंटेंजिबल फोर्स क्यों है? आपको लोग काम करते हुए नजर आते हैं क्योंकि उसके पीछे मैनेजमेंट चल रहा होता है, बट मैनेजमेंट दिखता नहीं है. आपको लोग वर्क करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे कोऑर्डिनेट करते हुए नजर आते हैं, बट इसके पीछे भी मैनेजमेंट चल रहा होता है. तो यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर में सब काम हो रहा है, काम करते करते लोग आपस में सेटिस्फाई हैं कि हाँ हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं. तो इस बिहाफ पर आपका जो मैनेजमेंट है वो वर्क कर रहा होता है. तो इस तरह से मैनेजमेंट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इन 7 पॉइंट पर बेस करती है. इसमें सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. Then all pervasive management is all pervasive. Management is a multidimensional. Management is a continuous process. Management is a group activities, and management is a dynamic function, and management is a intangible force. So these are the major characteristics of management. Now we are moving forward. Objective of the management. Management must have following objective. First, of organization, second is the social, and third one is your personal or individual objective. So one by one we will talk about each of them. Organizational objective, that is aimed at utilizing the human and the material resources to fulfill the economic objective of the business. Organizational objectives जिसमें आप ह्यूमन या मटेरियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करती है. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है, मनी है, लोग हैं, इन सबको वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करती है ताकि वो अपने गोल्स को इनके थ्रू आसानी से अचीव कर सके. तो इसके अंदर भी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इसमें 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ये फॉलो करते हैं. सबसे पहला है सर्वाइवल, सेकंड है प्रॉफिट, थर्ड वन इज ग्रोथ. तो सर्वाइवल इज कनेक्टेड विद व्हाट? कि अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ द बिजनेस. अगर आपको बिजनेस को सर्वाइव करना है तो यू नीड टू फोकस ऑन द रेवेन्यू टू कवर योर कॉस्ट, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो कॉस्ट लगेगी, और कॉस्ट लगेगी तो उसको कवर करने के लिए आपको रेवेन्यू भी जनरेट करना पड़ेगा. Second point is a profit, essential incentives to the cover business cost and risk, ensuring continued successful operation. अब आपने जब
प्रॉफिट कमा लिया बिजनेस को रन करते करते, तो जो भी प्रॉफिट आया है उससे हम कॉस्ट को भी कवर कर रहे हैं, हमारे रिस्क को भी कवर कर रहे हैं, ताकि बिजनेस हमारा लंबे समय तक आसानी से चलता रहे, ऑपरेशंस के जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो कंटिन्यू रह सकें. So it is basically focused on covering the business cost and the risk, and it also ensure continuous successful operation of the business for a long period of time ताकि ये आसानी से वर्क करे. फिर आता है ग्रोथ. Growth basically is related with the improving long-term aspects measured by sales volume, number of employees, product varieties, and capital investment. Because organization objectives are not only to survive and to earn profit, organization also work in the growth aspects. Organization also work on a growth aspect because it will focus on a long-term prospect. It will increase its business. It will expand their activities, expand their business all over the world. Sometime they have to start from one country and it will be extended to the 30 to 40 countries, whatever it is. So they have to increase their sales volume as well. They have to increase the number of employees. They have to provide the employment. They have to develop the product variety. They have to make an investment through the capital. So everywhere they have to work in expansion mode. So organization objective should focus on major three elements of this, in which first is a survival, second is a profit, and third one is your growth. Next social objectives that we can achieve, so, through this way, constantly creating economic value and providing benefit to the constituent of the society. ऑर्गेनाइजेशंस का अपना मकसद क्या रहता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, सर्वाइव करना है और ग्रोथ करना है, बट किसके भी यहाँ पर, ये जब तक सोसाइटी को या इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं देंगे तब तक ये डेवलप नहीं हो सकते. तो सोशल ऑब्जेक्टिव इज टू कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू, कि हम सोसाइटी को क्या वैल्यू दे सकते हैं, क्या बेनिफिट दे सकते हैं जिससे लोग हमसे जुड़ें, हमारे बिजनेस में ग्रो करने में हमारी मदद करें, हमारे प्रोडक्ट खरीदें, हमारी सर्विस परचेज करें. So they will focus on three important elements. First is using eco-friendly production method. Eco-friendly production method पे focus करेंगे जिससे environment को कम नुकसान हो. Second, they will focus on generating the employment opportunity, especially for the underprivileged areas. Employment opportunity को भी generate करना. Basically, they will focus on underprivileged region or the area जहाँ पर लोगों को काम पर रखा जा सकता है. Third one is providing the basic amenities like school and healthcare to the communities. Basic amenities provide करना जैसे स्कूल या हेल्थ केयर सेंटर्स को दवाइयाँ, कंबल या इस तरह की और कोई सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो टास्क है वो ये आसानी से पूरा कर सकते हैं. इन चीज़ों पर हम फोकस करते हैं. नेक्स्ट आता है इनका पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें सबसे पहला था ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकंड इनका सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इनका है पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. जिसमें पर्सनल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या वर्क करता है, रिकंसाइलिंग द डाइवर्स पर्सनल गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टू मेंटेन द वर्क प्लेस हार्मोनी. हर एक इंसान का अपना एक गोल होता है जिसमें जिसको लेकर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, कि मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा तो मुझे अच्छी रेवेन्यू मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, जिससे मैं अपने घर से घर खरीदना या कार खरीदना या घर या फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करना, ये सब काम कर सकता हूँ. बट जब तक हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को मैच नहीं करते, तब तक वर्क प्लेस पर हारमोनी नहीं बनती. मीन्स दैट whether all the employees of an organization having a different objective, but all the objectives should be aligned with the organization objective, so that जो भी प्रॉफिट होगा, सो दैट जो भी बेनिफिट आएगा उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें और आप अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स को पूरा हम आसानी से कर सकें. क्योंकि जब तक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम अपने पर्सनल गोल्स को आसानी से अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बंदे का अपना एक पर्सनल मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का. तो उसको पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है. देन he or she has to earn the salary or the packages that will help them to grow their family, to purchase a car or a house or something else. So here the personal and the organizational objective should be aligned or should be matched.
Here you will find another three element: meeting financial need like competitive salary and perks that I have told you, fulfilling the social need like peer recognition, समाज में आपको सम्मान मिलना नहीं मिलना, ये अच्छी जॉब इन पर बेस करता है बहुत बार। फिर satisfying the higher level needs like personal growth and independent। तो यहाँ पर हम जब तक अच्छी सैलरी नहीं मिलती तो हमारा जो पर्सनल ग्रोथ है हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। हमारे पर्सनल ग्रोथ पे फोकस या डेवलप होने के लिए लगातार मेहनत करनी होती है, लगातार अपने आप को डेवलप करना होता है और हम ऑर्गेनाइजेशन में रहकर अपने आप के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तभी हम डेवलप होते हैं। तो इसलिए पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम आ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है और किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट विल हेल्प टू अचीव द ग्रुप गोल। Given a common direction to individual effort to fulfill organization target, it increase the efficiencies, that is lower the production cost and increase the overall productivities through the better planning and execution. It creates a dynamic organization that helps the employees overcome resistance to change and adapt to shifting the competitive landscape. Then fourth one is achieving the personal objective that motivates and lead teams so individuals achieve personal growth while helping the organization succeed. And last one is it develop the society. So it provide high quality goods, create jobs, and implement the new technology for the great public good. So these are the main importance of management. So as I told you earlier, organization has to achieve its group goal. Organization has to achieve its efficiency in terms of cost. Cost कम करो, profit ज़्यादा बढ़ाओ. It also has to create a dynamic organization in which organization has to face the continuous changes. So in which they have to plan and they have to execution different things at a different period of time, so that people should support them, people should not resist to changes in the organization. Fourth one, it focus on achieve the personal objective. Without aligning the personal objective with the organization objective, none of the individual will grow. So यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल्स को अगर ग्रो करना है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ उनको अपने गोल्स को मर्ज करना होगा। इट मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू फोकस ऑन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। देन ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होने के साथ साथ आप अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट, डेवलप द सोसाइटी। हाई क्वालिटी गुड्स लोगों के लिए बनाना, लोगों को जॉब देना और नई टेक्नोलॉजी बेस्ड गुड्स लोगों के सामने रखना ताकि सोसाइटी इसको कंज्यूम कर सके। तो दीज आर द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट दैट यू मस्ट keep in mind while observing the importance of the management. Next, we are focusing on the nature of management. What is the nature of management? So, nature of management can be in a three form. Nature of management as an art. Your management can be as an art. Management can be as a science. Management can be as a profession. Right. So, what is the nature of management? Let me help you to understand. First of all, we are talking about management as an art. आर्ट इज अ पर्सनल और स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि आपके पास किसी चीज़ को करने की जो कला है, तरीका है, स्किल है, वही आपकी नॉलेज में नॉलेज को बढ़ाता है, वही आपके मैनेजमेंट के अंदर जब आप काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उसमें हेल्पफुल होता है। तो आर्ट अगर आपके पास है लोगों से बात करने की, काम को करने की, लोगों के साथ कोलैबोरेट करने की, तो ये आपका एक स्किल्स होता है जिसके थ्रू आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से पूरा कर सकते हो। सो आर्ट इज अ पर्सनल और स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। सो मैनेजमेंट फिट दिस description because due to the following reason. The first is theoretical knowledge, second is a personalized application, and third one is based on a practice and creativity. जब भी आप मैनेजमेंट एज एन आर्ट समझते हो तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज लेनी होती है कि मैनेजमेंट क्या है, किस वे में काम करता है, क्या ये आर्ट की तरह पे काम करता है, क्या ये साइंस है, क्या ये नॉलेज बेस्ड है, ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मैनेजमेंट. It has an extensive body of literature, principle, and theories across finances, marketing, and HR.
Then it focus on different managers. Those apply universal principle in their own unique style based on their perspective. And third one, it focus on the perfection comes over time through regular practice, imagination in innovation. तो जब हम मैनेजमेंट एज ए आर्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास बहुत से प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सी थ्योरीज होती हैं जिस पर मैनेजमेंट काम करता है। अब जो आपकी थ्योरीज हैं या आपके प्रिंसिपल है वो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमने बात करी थी सबसे पहले, उस पर ये वर्क करते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपनी एक थ्योरी होती है, अपने एक प्रिंसिपल होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट अपने कुछ सिस्टमैटिक रूल्स को लेकर काम कर रहा होता है। एचआर अपने रूल्स को लेकर काम करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने रूल्स को लेकर काम करेगा, फाइनेंस अपने रूल को लेकर काम करेगा। तो हमें सबके अपने प्रिंसिपल थ्योरीज के बारे में समझना होता है। फिर हम उनको अप्लाई कैसे करें या कैसे वो काम करते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए हर एक डिपार्टमेंट में अलग-अलग मैनेजर काम करता है और डिफरेंट मैनेजर अप्लाइज दीज यूनिवर्सल प्रिंसिपल, क्योंकि जो उनके प्रिंसिपल हैं, जो उन्होंने थ्योरीज समझ रखी हैं, वो उनको अप्लाई करेंगे अपने-अपने काम को पूरा करने में, ताकि किसी भी तरह की किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कॉन्ट्रडिक्टरी प्रॉब्लम्स कॉन्ट्रडिक्शन या प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। देन इट बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस एंड क्लैरिटी। लगातार जब आप काम करते रहते हो किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल या थ्योरीज को आप समझते रहते हो, तो लगातार जब आप काम करते रहोगे तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ता है। It increase also your imagination, it increase also your innovation. So it will help you to develop a kind of a skills, it will help you develop a kind of a applied knowledge that will be useful as a skill. And then when you are having this kind of a skill, it will be helpful for the management as well. तो इस तरह से आपको मैनेजमेंट को पूरा करने में या मैनेजमेंट के काम को पूरा करने में आसानी होती है। Then we are moving to the management as a science. Why we call the management as a science? Because science क्या होती है, अगर हम नॉर्मल साइंस के बारे में बात करें तो वहाँ क्या होता है, पूरे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो भी कंक्लूजन सामने आया और जो भी आपके रिजल्ट सामने आया उसको वो एक्सप्लेन करते हैं। तो साइंस क्या बता रही है? साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक्सप्लेनिंग द जर्नल trust or laws management satisfy some feature but not all, क्योंकि साइंस के जितने भी रूल्स होते हैं साइंस की फील्ड में लागू होंगे, बट जब हम साइंस मैनेजमेंट को ऐसे साइंस बोलेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो भी अप्लाइड नॉलेज आपने गेन करी वो मैनेजमेंट में काम में आ जाए। साइंस के एक्सपेरिमेंट जो भी हम देखते आ रहे हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं कि भाई कैसे कोई चीज़ काम कर रही है, उसके पीछे की टेक्निक्स क्या है, वो एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई होंगी। बट जब हम मैनेजमेंट में एज ए साइंस को देख रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि साइंस की जितनी भी नॉलेज है एग्जैक्टली वो यूटिलाइज हो जाए जो कि साइंस में यूटिलाइज होती है। तो मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं कि यूटिलाइज हो, मैंने साइंस ज़रूरी नहीं कि यूटिलाइज हो मैनेजमेंट में। तो साइंस के कुछ पार्ट मैनेजमेंट में अप्लाई किए जा सकते हैं, बट हम सबके बारे में सोचें कि सब चीज़ें अप्लाई होंगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। So what we are focusing on, we are again focusing on three major points. First is a systematic body of knowledge. It has its own vocabulary, concept, and principle, while drawing heavily from the other field like psychology and economics. क्योंकि जिस तरह से हर एक फील्ड साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इनकी अपनी एक भाषा है, अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपनी एक प्रिंसिपल है। उसी तरह से मैनेजमेंट का भी एक अपना कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट की भी एक कुछ प्रिंसिपल, मैनेजमेंट की भी अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो हम जब साइकोलॉजी या इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो इनके कुछ रूल्स को हम मैनेजमेंट में ज़रूर अप्लाई करते हैं। जैसे हमें कॉस्ट कम करनी है तो इकोनॉमिक्स को हम यहाँ पर काम में लेंगे। लोगों के साथ जुड़ना है तो किससे से साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमंस को हम समझ सकते हैं ताकि लोगों से ज़्यादा जुड़ाव हो सके। बट एग्जैक्ट सेम रूल फॉलो किया जाए वो पॉसिबल नहीं होता। केवल हम कुछ जो नॉलेज है उसको सिस्टमैटिक करके मैनेजमेंट में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट को पूरी तरह से साइंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। Second, principle based on the experimentation. Principle have evolved over time through observation, repeated tests, through outcomes cannot be accurately replicated. अब प्रिंसिपल यहाँ क्या कहता है कि भाई जो आपने पिछले 10-20 साल में जो ऑब्जर्व किया या आपने जो भी काम किए हैं
उससे से जो आपने सीखा हम उसको सेम आने वाले काम के लिए, सेम आने वाली सिचुएशन पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस नहीं है। मैनेजमेंट समहाउ साइंस पर ये जो नॉलेज है उसको लेकर काम करता है। तो हाँ, जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो हमने एक्सपीरियंस लिया, उसको हम कुछ चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट या नॉट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। तो हम उसको हर जगह या सब ऑपरेशन में अप्लाई नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अनलाइक प्योर साइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल लेक एग्जैक्ट यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जैसे साइंस के प्रिंसिपल हर जगह सेम है, चाहे आप इंडिया में लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में देखो, चाहे आप अमेरिका में देखो, सब जगह साइंस के सेम रूल लागू होते हैं। बट मैनेजमेंट में जो आपने रूल बनाए हैं या मैनेजमेंट में जो आपने प्रिंसिपल बनाए हैं वो हर जगह यूनिवर्सल फॉर्म में अप्लाई हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल लेक एग्जैक्ट यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड मस्ट बी मॉडिफाइड टू सूट द स्पेसिफिक सिचुएशन। और देखिए, क्योंकि हम मैनेजमेंट को एज ए साइंस कह रहे हैं, बट हम साइंस के सारे रूल्स मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट के कंसर्न में हमें जो सिचुएशन है उस पर बेस होकर हमें इसके रूल्स को चेंज करना पड़ेगा, या इनके कुछ प्रिंसिपल या इनके कुछ जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, ताकि जिस तरह की सिचुएशन हमारे सामने खड़ी है उस अकॉर्डिंग हम उसमें क्या प्रिंसिपल या क्या रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई कर सकते हैं वो हमें मैनेजमेंट में सीखना होता है। तो एग्जैक्टली साइंस के जो रूल्स हैं रेगुलेशन वो मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो इसमें 5 मेजर थिंग्स आती हैं, क्योंकि प्रोफेशन के मतलब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताऊंगा कि प्रोफेशन इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड फॉर्मल थिंग्स। आपने CA, CS, CMA इनके बारे में सुना होगा, डॉक्टर, लॉयर इनके बारे में सुना होगा। तो सबका एक प्रोफेशन है, सबके काम करने के एक तरीके हैं, सबकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, फॉर्मल एथिक्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं कि वो किस तरह से कोई काम करेंगे। बट मैनेजमेंट को अगर आप एज ए प्रोफेशन माने तो उसमें आपको 5 मेजर क्राइटेरिया पर उसको पहले आइडेंटिफाई करना होता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इट इज taught globally at dedicated institutions and through a systematic body of knowledge। क्योंकि मैनेजमेंट की नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी? मैनेजमेंट कॉलेज में आप देखोगे, या मैनेजमेंट जो यूनिवर्सिटी है जो मैनेजमेंट कोर्सेज कराती है वहाँ पर आपको इसकी नॉलेज मिलती है। तो वहाँ पर हम जैसे कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, BBA है या MBA है, तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उसको एज ए प्रोफेशनल डेवलप किया जाता है, उनको नॉलेज दी जाती है कि किस तरह से वो ये काम कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप वाली जो नॉलेज है वो डेवलप कर सकते हैं। उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, फील्ड विजिट करवाते हैं ताकि उनकी नॉलेज बढ़े और एज ए प्रोफेशनल वो डेवलप हो, मैनेजमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम आ सके। तो इसलिए हमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पर फोकस करना पड़ता है। देन वी विल फोकस ऑन नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। There is a no legal distinction or mandatory degree required to be appointed as a manager। वैसे कोई आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप अपनी नॉलेज से सीख सकते हो, नॉलेज से अप्लाई कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू टू ग्रो फर्दर एंड यू कैन use your own knowledge and own experience to handle the situation or to solve the problem। तो इसलिए कोई restricted entry यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। थर्ड पॉइंट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। For example, association like All India Management Association exist, but membership is completely voluntary। प्रोफेशनल एसोसिएशंस के साथ आप जुड़कर काम कर सकते हो, आप वहाँ पर और फर्दर नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि ये सारा क्या है, आपको एक प्रोफेशनली डेवलप करने के लिए चीज़ें सिखाई जाती हैं कि भाई आपके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप मैनेजर नहीं बन सकते, आप मैनेजर भी अपॉइंट हो सकते हो, बट आपको उसके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। साथ साथ आप प्रोफेशनल एसोसिएशंस के साथ टाई अप करके भी आप अपना काम कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपका प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है, आप किसी काम को करने के सही तरीके, सही नॉलेज, सही गाइडेंस आपको पता होती है, किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, किस तरह से लोगों के साथ अटैचमेंट करना है, ये सब चीज़ें आपको उसके थ्रू पता लगती है। देन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट।
Code exists via association, but they are not legally binding on all the practicing manager. देखो, मैनेजमेंट में अगर आप काम कर रहे हो, एज ए प्रोफेशनल आप काम करते हो, तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। मैनेजमेंट का जो वर्क प्लेस है या ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर आपको किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से कस्टमर के साथ डीलिंग करनी है। तो हर एक चीज़ का एक सेट क्राइटेरिया यहाँ पर होता है। तो वही चीज़ों को आपको पहले सीखना होगा। कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशंस की गाइडलाइंस, ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ के बियॉन्ड जाके आप काम नहीं कर सकते। ये आपको खास तौर से इसमें देखना चाहिए। एंड देन लास्ट इज़ अ सर्विस मोटिव। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, तो आपका मकसद केवल प्रॉफ़िट कमाना नहीं है, आपको सोसाइटी में उनको अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस, अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ थिंग्स भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सो व्हाइल द हिस्टोरिकल फोकस वाज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रायोरिटाइज सर्विंग द सोसाइटी वाया इफेक्टिव परफॉर्मेंस। कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी सर्विस आप दे रहे हो, बहुत अच्छे ढंग से आप प्रोड्यूस करो और वही आप लोगों के सामने रखो। तो इस तरह से मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन आपको बताता है। फिर तो इन तीनों चीज़ों को स्टडी करने के बाद हम नेक्स्ट आते हैं आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 3 हायरार्कीज़ होती हैं, जिसमें आपका सबसे पहला होता है टॉप मैनेजमेंट, फिर है मिडल एंड देन योर ऑपरेशन या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट जो कि बेसिकली सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इसको मिलकर बनता है। And their function include coordinating the department activities, ensuring organizational survival, and analyzing the external business environment that formulates the overall plan, designing growth strategies, all this. So top management basically include the chairman, CEO, and CEO. Their major function is to design the activities that must be done on all level of organization, and they have to design the goals, they have to design the strategies, they have to design the expansion plan. So each and everything would be part of it. Second, you have to work on the management, that is second one is a middle management. So there is a link between the top and lower. जब भी आपको टॉप से नीचे ऑपरेशन लेवल पे बात करनी है, तो मिडिल मैनेजमेंट जो इस पर काम कर रहा होता है, तो देर इज अ मिडिल मैनेजमेंट इज बेसिकली लिंक होता है। तो मिडिल मैनेजमेंट बेसिकली लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट, usually consisting of a division or department heads like production manager. Their production include interpreting the policies framed by the top management, ensuring their departments having adequate personnel, assigning duties, motivating staff, and cooperating with other unit. तो मिडिल मैनेजमेंट में जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस का है, मार्केटिंग का है, एचआर का है, आपका सेल्स का है, ये सब डिपार्टमेंट है। सब डिपार्टमेंट अपने-अपने लेवल पर अपने-अपने फंक्शंस करते हैं। एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशंस का स्मूथ मैनेजमेंट, स्मूथ वर्किंग आसानी से हो सके। तो जो मिडिल मैनेजमेंट होगा वो टॉप और लोअर को कनेक्ट करता है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में यही काम करते हैं ताकि टॉप से लेकर बॉटम तक सब एक साथ और एक ही डायरेक्शन में या एक ही अलाइनमेंट के साथ काम कर सकें। Third one is operational and the supervisory management. This is a very lower level of management. The lower level hierarchy interacting directly with the workforce, comprising supervisor and foreman. जितने भी आप ये मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्रीज हैं या ऑपरेशन एस्पेक्ट हैं, वो सब मोस्टली लोअर लेवल पे होते हैं। So their function includes supervising works directly, issuing the instruction from the middle management, minimizing the resource wastage, enforcing the safety standard, and maintaining the quality and quantity of final output. तो जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितने भी गुड्स बनेंगी, जितनी भी सर्विस प्रोड्यूस होंगी, वो हमेशा ऑपरेशन या सुपरवाइजरी लेवल पर ही बेसिकली परफॉर्म की जाती है। तो जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है वो सबसे पहले तो ऊपर से ऑर्डर लेता है, तो उन ऑर्डर को फॉलो करता है। फिर जितना भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें वेस्ट कम हो, इसके लिए भी वो पूरा ध्यान रखते हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, साथ साथ हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पर वो करते हैं। तो इस तरह से देर इज अ hierarchy of management in the organization. First is the top, second is middle, and third one is operational supervisory management.
Now we are focusing on the next important aspects of management, that is the functions of management. This is very much important, and you have to think in a specific direction how you can control and how you can find the management function and how they are connected with each others. As you know that everything start from the planning. You have to plan what you have to do, how it is to be done, and for whom it is to be done. So you have to plan. So plan decide what it decides in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it is to be done. It will bridge the gap between where we are and where we want to go. हमारा मकसद क्या है और हमें कहाँ जाना है, हम हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है और हमें इसको कैसे अचीव करना है. इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड विद असाइनिंग द ड्यूटीज, grouping tasks into manageable department, establishing reporting hierarchy, and allocating necessary resources. तो जहाँ भी ऑर्गेनाइजिंग की अगर अपन बात करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि जब तक लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, पीपल को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो हमें उनको ड्यूटी नहीं दे सकते. क्या वो काम करेंगे इसको ग्रुप नहीं कर सकते, किस तरह से वो करेंगे इसके लिए हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. फिर हमारे को सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो रिलेशनशिप है वो भी एस्टेब्लिश करनी है. वो भी हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस में ही उसको एस्टेब्लिश करते हैं. एंड देन लास्ट, अलोकेटिंग नेसेसरी रिसोर्सेज. क्या मटेरियल चाहिए, कितना चाहिए, कैपिटल कितनी लगेगी, मशीनरी कितनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी ये फोकस करता है. ये फंक्शन इंपॉर्टेंट. स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को काम पे रखना. तो फाइंडिंग द राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशन फॉर द राइट जॉब, इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग. जब हम मैनेजमेंट को पूरी और डिटेल में पढ़ते हैं तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको डिटेल में समझने होते हैं, और एग्जाम में भी आपकी ये सब चीज़ें वन बाय वन आपसे पूछी जाती हैं. फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इज रिलेटेड विद द लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, communicating with and motivating employees to work efficiently towards organizational goals. How you can direct the people, direct the resources towards organizational goals. कि हम किस तरह से लोगों को या रिसोर्सेज को काम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ताकि सबकी जो कंट्रीब्यूटेड एफर्ट है वो एक डायरेक्शन में चलें और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो आसानी से अचीव हो सके. तो हमें इन चीज़ पर भी यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा. फिर आता है नेक्स्ट कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग रिलेटेड विद द मॉनिटरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आपने जो प्लान किया था और आप जो काम कर रहे हो उसमें गैप है क्या. यू हैव टू फाइंड आउट द गैप, यू हैव टू फाइंड आउट द वेरिएशन. So controlling is also important function of the management. So it will compare its planned activities with the performed activities. यानी कि you have to compare the plan with the actual. कि हमारा प्लान क्या था और एक्चुअली हमने कितना उसको अचीव किया है. So we have to compare it against the established standard, taking corrective action to resolve क्रिटिकल डिविएशन. तो हमें डिविएशन भी देखना होता है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस जो हमने प्लान करी थी अच्छी है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके कारण आप ढूंढोगे, उसके डिविएशन आप ढूंढोगे, रीजन फाइंड आउट करोगे, फिर उसको वापस करेक्ट करोगे. तो इन दिस वे हमें कंट्रोलिंग पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है. और कंट्रोलिंग और प्लानिंग पर ही आपके मोस्टली क्वेश्चन जो सीबीएसई में है वो पूछे जाते हैं. तो आपको ये पांचों फंक्शंस जो हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने चाहिए. फिर नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन. एवरी ऑर्गेनाइजेशन or the member of the organization need to coordinate with each other, and sometimes we call it the essence of management. So coordination is a process of synchronizing and linking the activities of a different interdependent department to achieve common goals. अब आप देखिए ऑर्गेनाइजेशंस का एक कॉमन गोल्स होता है. ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स कॉमन गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट has to perform different activities. So coordination is the process of synchronizing all those department, all those activities of a different department that they are doing, and linking in a such a manner that your organizational objectives can be achieved in a very effective or efficient manner. So कोऑर्डिनेशन की ये पावर होती है. जब तक हम डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, उनके फंक्शन को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते.
तो आपको इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आप यहाँ पे आ समझते हो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने असाइन ड्यूटीज को पूरा करते हैं, असाइन टास्क को पूरा करते हैं। तो बट हमें अब उन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना है, एक जगह लाना है। तो वी आर on focusing on unifies diverse individual interest into purposeful और structured work activity। कि हाँ, जितनी भी ग्रुप एक्टिविटी हैं जो अलग अलग लोगों ने करी हैं, इंडिविजुअल ने करी हैं, तो उनको पर्पसफुल मैनर में एक जगह लाकर स्ट्रक्चर किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में उनको आसानी से जज किया जा सकता है कि हाँ हमने कितना चीज़ें आसानी से अचीव करी हैं। इंटीग्रेट करना ग्रुप एफर्ट को, ताकि हम ग्रुप एग्जेक्टिव आसानी से अचीव कर सकें। देन वी हैव टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उनमें एक रूपता रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे। सो इट सर्व एज ए बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन द डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट टू कीप ऑल द एक्शन फोकस ऑन अ कॉमन टारगेट। कि जितने भी डिपार्टमेंट है, माना उनके सबके अलग अलग काम होंगे, सबके अलग अलग कामों को आप एक ही डायरेक्शन में अगर मेजर करना चाहते हो, एक ही डायरेक्शन में देखना चाहते हो, तो उनको एक जगह लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें क्या करना होता है, बाइंड करना होता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट जो एक्शंस हैं, ताकि वो कॉमन टारगेट, कॉमन गोल्स पर काम करते हुए नज़र आ सकें। तो हमें यूनिटी ऑफ एक्शन में भी इंश्योरिटी रखनी होती है। देन वी हैव टू फोकस ऑन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, begin at the early planning phase and runs continuously until the final control monitoring। तो लगातार हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे, क्योंकि प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। और इन कामों के दौरान, जो इन फेजेस के दौरान जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आती है, इन सब लेवल पर आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और कोऑर्डिनेशन वो भी लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस के तौर पर, कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके जो और सोशल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो ऑल परवेसिव फंक्शंस के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट hierarchy and inside all the department due to their interlinked nature। मैनेजमेंट की जितनी भी इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज़ हैं, मैनेजमेंट की जितनी इंटरलिंक्ड जो हायरार्की हैं, उन सब पर जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ढंग से काम करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर वो हायरार्की के तौर पर काम कर रहे हैं, या उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी है, या उनके फंक्शन इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो सबको अच्छा लगता है। क्योंकि जब तक आपके सारे काम एक डायरेक्शन में चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आसानी होगी पूरा करने में, और आसानी से आप उनको कोऑर्डिनेट करके एक डायरेक्शन में गोल्स को आसानी से अचीव करवा सकते हो। तो इससे से जो कोऑर्डिनेशन है वो ऑल परवेसिव फंक्शन के तौर पर काम करता है। देन वी आर फोकसिंग ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। तो टॉप लेवल कोऑर्डिनेटर coordinates overall policy execution, middle level links top and lower management, operation level align the actual worker। देखिए अब यहाँ पर हर एक लेवल पर, जैसे हमने बात करी कि टॉप है, मिडिल है, या सुपीरियर लेवल है, सुपरवाइजरी लेवल है, हर जगह आपकी मैनेजमेंट काम कर रहा है, हर जगह आपके मैनेजर्स काम कर रहे हैं। तो इन सबके कामों में भी क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सब मैनेजर्स की रहती है, कि हमारे एक दूसरे से जो काम है वो लिंक होंगे, एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के काम के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम अकाउंटेबल रहेंगे, ताकि हम एक दूसरे के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकें। तो इसलिए इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट वे में करना बहुत ज़रूरी होता है। कि टॉप मैनेजमेंट का मिडिल लेवल मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, और मिडिल का लोअर लेवल से कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि जितने भी टास्क होंगे वो अलाइन हो जाएं। अलाइन होंगे तो हम ग्रुप गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। एंड फिर लास्ट होता है, इट्स अ डेलिबरेट एक्शन। आप चाहो या ना चाहो, आपको ये करना पड़ेगा। So a management must consciously organize a cooperation. Cooperation without coordination leads to wastage effort।
अगर एक दूसरे के साथ आप कोऑपरेट नहीं करते हो तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन नहीं है तो आपके सारे एफर्ट बेकार हो जाएंगे। तो ये वही कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन कॉज एम्प्लॉयज डिससेटिस्फैक्शन, और कोऑर्डिनेशन ही नहीं है जिसमें हम कोऑपरेशंस की बात करते हैं, तो कोऑपरेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन leads to wasted effort, and the coordination without cooperation causes employees dissatisfaction. तो अगर कॉपरेशन, अगर आपको चाहिए, आपको एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना है तो आपके एफर्ट अच्छे ढंग से पूरे हो जाएंगे। अदरवाइज एम्प्लॉयज भी डिससेटिस्फाई होंगे और ऑब्जेक्शंस और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आप पूरे नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशंस के जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें आपको समझने होते हैं। Now we are focusing on the importance of coordination. What are the importance of coordination? क्यों करना है, क्या बेस है, क्या वजह है जो हमें कोऑर्डिनेशन हमें लाना पड़ता है या इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो first is focus on a growth in size. As an organization expand, hire the individual with a diverse background and goals. Coordinations harmonize individual objective with a group target. जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन को आप एक्सपेंड करते हो या लोगों को हायर करते हो, क्योंकि लोग भी डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं, अलग अलग गोल्स के उनके माइंड में होते हैं, तो इन सब के जो गोल्स हैं उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हार्मोनाइज करना, हार्मोनाइज मतलब एक जगह चैनलाइज करना, एक जगह रखना भी बहुत ज़रूरी है, और विदाउट कोऑर्डिनेशन ये पॉसिबल नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत बड़े लेवल पर भी आपको मेंटेन करना पड़ता है ताकि लोगों के साथ आप आसानी से कनेक्ट हो सकें, उनके बैकग्राउंड के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकें, उनके इंडिविजुअल गोल्स को आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ आसानी से सिंक्रोनाइज कर सकें। उन सब चीज़ों के लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशंस। Different departments often have conflicting goals, and coordination bridges these institutional barriers. अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग गोल्स होते हैं और एक दूसरे के साथ वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट हैं जब उनके अलग अलग गोल्स होंगे तो उन गोल्स को एक जगह लाना, उन गोल्स को एक जगह लाकर कोऑर्डिनेट वे में कंप्लीट करना, ये बहुत एक बड़ा टास्क होता है। इसको हम कई बार हम इंस्टीट्यूशनल बैरियर के तौर पर भी देखते हैं कि क्योंकि जब हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक सिंक्रोनाइज करते हैं तो किसी की कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी की कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आसानी से वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। तो हमें विन विन सिचुएशंस के साथ काम करना होता है कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग, ताकि एक दूसरे के साथ ये लोग काम करते हुए आसानी से अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें, एक दूसरे के साथ काम करते हुए, एक दूसरे के साथ वर्क करते हुए एक दूसरे को हेल्प या सपोर्ट कर सकें। Third one is a specialization. Modern firms employs many high-level specialists who may resist external advices, and independent coordinator is required to reconcile the differing professional opinion. अब आप देखिए, जितने भी मॉडर्न फर्म्स हैं जो ये बात कह रहे हैं, मॉडर्न फर्म्स एम्प्लॉय मैनी हाई लेवल स्पेशलिस्ट, कोऑर्डिनेट करने के लिए भी स्पेशलिस्ट को रखा जाता है ताकि ये स्पेशलिस्ट कौन, जो कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में अगर कोई कमियां हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको कैसे दूर करेगा, उसके लिए वो रास्ता बताता है, उसके लिए आपको वो सजेशन देता है ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं कोऑर्डिनेट वे में एक दूसरे के साथ सपोर्ट या काम कर सकें, एक दूसरे के साथ वर्क कर सकें। तो यहाँ पर भी प्रोफेशनल्स की राय, प्रोफेशनल का एक्सपर्ट सजेशंस ये लोग ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन आसानी से बना रहे, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़रूरी होता है। जब अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप पूरी तरह से फेल होने को रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन तीनों को ये रिफ्लेक्ट करता है। और ख़ास तौर से स्पेशलाइजेशन हमारा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि बिना स्पेशलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ पीपल जिनको हम हायर करते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट की हेल्प के बिना कोई भी डिपार्टमेंट या अलग डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते। इसलिए स्पेशलिस्ट की भी मदद ली जाती है ताकि वो अपना काम स्पेशलाइज्ड वे में करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कराने में हेल्प कर सके। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था जो मैंने आपको कंप्लीट कराया बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12th का। अब आप इसको रिकॉर्डिंग अपने पास रख सकते हैं या सेव कर सकते हैं। चैप्टर अच्छा लगा हो
और इसके कंटेंट आपको समझ में आते हैं तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो फर्दर जो वीडियोस होंगी वो आसानी से आपको मिल जाएंगी, आपको उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत उसका इंडिकेशन मिलेगा जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में।